1968 उसको हमने रिपील किया तो वो कवानीन सूबाए सिंध की हद तक ख़त्म हो गए और सूबाई असम्बली ने सूबाए सिंध के लिए अपने अपने कवानीन आइन की ज़रूरत के मुताबिक उन्होंने मंजूर कर लिए। अच्छा, पंजाब ने भी 2019 में वर्कर्स वेलफेयर फ़ंड एक्ट जो है वो उन्होंने अपना बना लिया 2019 में। हाई कोर्ट में गए इस कानून के खिलाफ और सिंध हाई कोर्ट ने ये फैसला किया कि जो कानून सिंध असम्बली ने बनाया है वो बिल्कुल दुरुस्त है और आइन के मुताबिक ये इख्तियार था असम्बली का और हमने कानून ठीक बनाया। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एक कानून असम्बली ने बनाया, अदालत में चैलेंज हुआ और हाई कोर्ट ने हमारे कानून को दुरुस्त करार दिया और उसके खिलाफ हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो भी एग्रीड पार्टीज थी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। वो अपील आज भी सब जुडिस है, वो अपील आज भी चल रही है। तो एक कानून हमने बनाया, सिंध हाई कोर्ट ने उस कानून को दुरुस्त कहा, उसके खिलाफ अपील जो है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी तक उस पर नहीं आया। तो ताहाल हाई कोर्ट का जो फैसला है वो अपनी जगह मौजूद है और कानून जो सिंध असम्बली ने बनाया था वो आईनी तौर पर दुरुस्त है। अब क्या हुआ है कि मुझे एग्जैक्टली अभी वो काफ़ी सारे पेपर थे, मैं आपको टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊँगा। आज से कुछ बरस पहले वर्कर वेलफेयर फंड और EOBI को डिवॉल्व करने के लिए, चूँकि ये काफ़ी अरसे से मुकम्मल तौर पर डिवॉल्व नहीं हुए हैं, हमने अपने तौर पर जो 2015 से ऑनवर्ड अपने सूबे में कलेक्शन शुरू कर दी, लेकिन उसके साथ साथ FBR भी कलेक्शन कर रही है कई जगहों से। लेकिन जो असासे हैं EOBI के हों चाहे वर्कर वेलफेयर फंड के हों, जिसको 18वीं तरमीम के बाद सूबों में तकसीम होना चाहिए था वो नहीं हुई। तो इस पर वक्तन फ़वक्तन हम ये बात रेज़ करते रहते थे। एक CCI में जब ये इशू रेज़ हुआ तो CCI ने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी को हेड कर रही थी मोहतरमा फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा और उस वक्त में लेबर मिनिस्टर नहीं था, लेकिन उस वक्त कोई नया मिनिस्टर मुझे याद पड़ता है गालिबन मुर्तज़ा बलोच साहब बने थे या एक दिन बाद बने। तो चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे ये कहा, मुझे जिम्मेदारी दी कि उस मीटिंग में को जाकर आप रिप्रेजेंट करें। मैं उस मीटिंग में गया, इस्लामाबाद में ये मीटिंग हुई। फहमीदा मिर्ज़ा साहिबा ने इस मीटिंग को चेयर किया, जुल्फ़ी बुखारी साहब भी उस मीटिंग में थे, तमाम सूबों के जो वज़राए मेहनत हैं वो उस मीटिंग में मौजूद थे, तमाम सूबों के जो सेक्रेटरीज़ लेबर थे वो उस मीटिंग में मौजूद थे। उस मीटिंग में ये तय हुआ कि जी इनको डिवॉल्व करना है हमने, और मैंने बड़े जो मौक़िफ़ था सिंध हुकूमत का भरपूर तरीके से रखा कि आइन के मुताबिक इसको डिवॉल्व हो जाना चाहिए और डिवॉल्व है, लेकिन आप लोग जो कलेक्शन कर रहे हैं या जो एसेट्स आप नहीं दे रहे हैं, सूबों को तकसीम नहीं कर रहे हैं, वो आप गलत कर रहे हैं। उस मीटिंग में सिंध ने, पंजाब ने और बलूचिस्तान ने सपोर्ट किया कि ये डेवोल्यूशन होनी चाहिए, सपोर्ट किया इस बात को, सिवाय KPK के जिनका ये कहना था कि जी हमारे पास रिसोर्सेज कम हैं और हमारे अखराजात ज़्यादा होते हैं, लिहाजा हमारा जो निज़ाम है वो चल नहीं सकेगा, इसलिए फ़िलहाल इसको डिवॉल्व ना करें। लेकिन 3 सूबों ने इसको सपोर्ट किया उस मीटिंग के अंदर। उसके बाद ये तय हुआ कि जनाब मज़ीद मीटिंग्स होनी हैं और एक मैकेनिज़्म बनाया जाएगा कि जो वर्कर्स हैं
सूबा सिंध में काम करते हैं, उनका ताल्लुक़ किसी और सूबे से है, तो उनको बेनिफिट्स किस तरह से दिए जाएंगे। हमने कहा जी वो मैकेनिज़्म हम बना लेंगे। हमने बनाया, उसमें हमने यहाँ तक ऑफ़र की कि बलूचिस्तान और केपी के चूँकि इस हवाले से थोड़े निस्बतन कमज़ोर हैं, उनके पास वसाइल की कमी है, तो मैं सिंध हुकूमत के बिहाफ पे ये ऑफ़र कर रहा हूँ आपको कि जो असासे जो एसेट्स हैं वर्कर वेलफेयर फ़ंड के, जब वो आप डिवॉल्व करेंगे, अभी तक मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 172 अरब रुपए वफाकी हुकूमत के पास हैं वर्कर वेलफेयर फ़ंड के। ये मैं आपको डेवोल्यूशन से पहले की बात बता रहा हूँ। और 124 अरब रुपए तो वो एडमिट करते हैं, रिकनसाइल हो गए हैं। 124 अरब रुपए रिकनसाइल हो गए हैं, वो मानते हैं कि हमारे पास है। वैसे ये रकम 172 अरब से ज़्यादा है। हमने ये ऑफ़र की कि जब आप ये डिवॉल्व करके तकसीम करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो सिंध हुकूमत अपने हिस्से से बलूचिस्तान और केपी के को कुछ रकम देने को तैयार है, और इसी तरह पंजाब से लें और इसी तरह वफाकी हुकूमत डालें, ताकि ये सूबे कुछ इस काबिल हो सकें कि ये अपने सूबे के मज़दूरों को उनकी जो ज़रूरियात हैं वो पूरी करने के लिए उनको मदद फराम कर सकें। तो हमने ये उनको ऑफ़र किया। वो मीटिंग बड़ी अच्छी तरह हुई, ख़त्म हुई, लेकिन उस मीटिंग के बाद जो CCI में रिपोर्ट पेश की गई वो बिल्कुल ही अलग थी। उसमें कहा गया जी कोई मैकेनिज़्म नहीं है, लिहाजा ये वफाकी हुकूमत अपने पास रखे महकमे। और आपको शायद याद होगा जब ये रिपोर्ट CCI में पेश की गई तो मैंने सिंध असम्बली में खड़े होकर ये एतराज़ किया था कि फ़हमीदा मिर्ज़ा साहिबा ने गलत रिपोर्ट CCI के सामने पेश की है और हक़ाइक़ के ये मुनाफी है, और वो सूबा सिंध से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन जो काम उन्होंने किया वो सिंध दुश्मनी पर मबनी है। वो सिंध के जो आइनी हुकूक हैं जो मिलने चाहिए, जो वफाक नहीं दे रहा है, फ़हमीदा मिर्ज़ा साहिबा उसके रास्ते में रुकावट बन रही है। वो मुझ पर नाराज़ हुई, उन्होंने मीडिया में भी कहा, उन्होंने स्पीकर साहब को ख़त भी लिखा, लेकिन मैं अपने मौक़िफ़ पे आज भी कायम हूँ कि उन्होंने गलत रिपोर्ट CCI के सामने पेश की। अब CCI ने अभी कोई एक 2019 में या 20 के शुरू में एक मीटिंग हुई, उसके मिनट जब हमने देखे, उसमें वो ये कहते हैं कि चूँकि जो ट्रांस प्रोविंशियल इदारे हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके बेनिफिट्स को उन तक पहुंचाने का कोई मैकेनिज़्म नहीं बना, लिहाजा EOBI और वर्कर वेलफेयर फ़ंड जो है वो अभी तक इस्लामाबाद अपने पास ही रखे जब तक मैकेनिज़्म ना बने। भाई हम मैकेनिज़्म बना के दे चुके हैं। अच्छा, हमारा जो मौक़िफ़ है पंजाब भी वही कह रहा है। पंजाब के सेक्रेटरी लेबर ने भी उनको ख़त लिखे हैं कि आपने जो मिनट्स रिकॉर्ड किए हैं मीटिंग्स के वो गलत किए हैं, वो बार बार कह रहे हैं। सिंध ये कह रहा है। लेकिन अगर बलूचिस्तान अपना कानून नहीं बनाता, अगर खैबर पख्तूनख्वा अपना कानून नहीं बनाता, तो उसकी ज़िम्मेदारी आप सिंध और पंजाब के ऊपर तो नहीं डाल सकते, उसकी सज़ा आप सिंध और पंजाब को तो नहीं दे सकते हैं। ये बड़ा वाज़ेह है कि 18वीं तरमीम के बाद जो महकमे डिवॉल्व हो गए हैं, जिस असम्बली ने, जिस सूबे ने अपना कानून बना लिया है, वो अपने कानून के मुताबिक काम करेंगे, और जिन सूबों ने नहीं बनाया वो वफाक का जो कानून है उसके तहत चलेंगे। ये सीधी सी बात है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन इस इशू पर इसलिए कि वफाक को सूबों को पैसे देने हैं, वफाक को सूबों के दरमियान असासे तकसीम करने हैं, इसलिए वो देना नहीं चाहते हैं। और गैर आइनी तौर पर उन्होंने वर्कर वेलफेयर फ़ंड और EOBI पर कब्ज़ा किया हुआ है। अब इन्होंने रिसेंटली एक काम क्या किया कि 2000, जिस तरह मैंने आपको बताया कि 2014 में जब हमारा कानून बना, 2015 से सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने सूबा सिंध में वर्कर वेलफेयर फ़ंड की कलेक्शन जो है वो शुरू कर दी। और मैं आपको ये भी बताऊं कि जितनी कलेक्शन माजी में वफाक करता रहा है, SRB उससे ज़्यादा कलेक्ट कर रहा है, बावजूद इसके कि वफाक हमें आज़ादी के साथ काम नहीं करने दे रहा। SRB जो कलेक्शन कर रहा है वो वफाक से ज़्यादा कर रहा है। सूबे में इसका मतलब है कि पोटेंशियल ज़्यादा है, SRB बेहतर काम कर रहा है। लेकिन अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले एक ख़त जो है वो एक ऑडिट फर्म है उसको लिखा है FBR ने। वो ये कहते हैं कि जी चूँकि
CCI ये कहती है कि वर्कर वेलफेयर फंड और EOBI रहेंगे मरकज़ के पास, लिहाजा जो कलेक्शन का इख्तियार है ट्रांस प्रोविंशियल इदारों से वो FBR के पास है। अब एक चीज़ समझने की है कि CCI एक आइनी इदारा है, ज़रूर हम मानते हैं उसके अपने इख्तियारात हैं, लेकिन CCI को ये इख्तियार बिल्कुल भी नहीं है कि वो किसी सूबाई असम्बली के बनाए हुए कानून को मुस्तरद करे। CCI के पास ये इख्तियार बिल्कुल नहीं है कि सिंध हाई कोर्ट का एक फ़ैसला जो सिंध असम्बली के कानून को दुरुस्त मानता है उस फैसले को तस्लीम करने से इनकार करे। ये नहीं कर सकती CCI। और एक इशू जो आज भी सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है और उस पर कोई स्टे नहीं है, उसने सिंध के कानून को गलत नहीं कहा, उसके खिलाफ CCI फैसला नहीं कर सकती। और वो गलत किया उन्होंने। चीफ मिनिस्टर सिंध ने, चीफ सेक्रेटरी सिंध ने वहाँ पर ये वाज़े तौर पर कहा है, वो मिनट्स में लिखा हुआ है कि भाई अगर कोई और सूबा कानून नहीं बनाता तो उसकी सज़ा सिंध को तो नहीं देंगे। और पंजाब भी ये कहता है कि उसकी सज़ा पंजाब को तो नहीं देंगे। अगर पंजाब ने कानून बना लिया है, सिंध ने कानून बना लिया है, हम अपनी कलेक्शन कर रहे हैं और बेहतर कलेक्शन कर रहे हैं, तो आप सिर्फ इस वजह से कि पंजाब बलूचिस्तान ने कानून नहीं बनाया, KPK ने कानून नहीं बनाया, वो नहीं चाहते कि ये तकसीम हो, तो आप अपने पास रख लेंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये गैर आइनी अमल है, ये गैर कानूनी काम है, ये गैर अखलाकी काम है, ये आइन के तहत सूबों को दिए गए इख्तियारात पर डाका है और वफाकी हुकूमत ये डाका मार रही है। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि एक नॉन इलेक्टेड स्पेशल असिस्टेंट, जिसकी कोई बड़े आदमी होंगे, मुझे उससे कोई इनकार नहीं, ज़ाती तौर पर मुझे उनसे कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन एक गैर मुंतखब ड्यूल नेशनल स्पेशल असिस्टेंट एक पूरे वफाकी इदारे को चलाते हुए सूबों के आइनी इख्तियारात को सलब करने के फ़ैसले नहीं कर सकता है। ये कोई इख्तियार उनके पास नहीं है। हमने ये फ़ैसला किया था कि CCI का जो गलत फ़ैसला उन्होंने रिकॉर्ड किया है, हम उसको चैलेंज भी करेंगे, हमारा लॉ डिपार्टमेंट उसको चैलेंज भी कर रहा है। लेकिन इस वक्त जो ख़त लिखा है FBR ने किसी ऑडिट फर्म को कि ट्रांस प्रोविंशियल इदारों से कलेक्शन करने का इख्तियार FBR के पास है, SRB के पास नहीं है, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के पास नहीं है, ये गैर आइनी अमल है। इसको फौरी तौर पर रोका जाए, इसको बंद किया जाए। ये सूबाए सिंध के और सूबाए पंजाब के जो आइनी इख्तियारात हैं उसको सल्ब करने की एक साजिश है, तो इसको हम मुस्तरद करते हैं। दूसरी एक चीज़ और भी कह दूँ, फिर आप चलिए। दूसरा, आपके इल्म में होगा, मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पिछले दिनों की थी और उसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से वफाकी हुकूमत जो नाअहल तो है, नालायक तो है, लेकिन अब वो नालायक तरीन और नाअहल तरीन होने के शवाहिद और सबूत देती जा रही है। उनके गलत फ़ैसलों की वजह से, बरवक्त LNG ना ख़रीदने की वजह से, ऑर्डर्स प्लेस ना करने की वजह से 122 अरब रुपए का नुकसान वो पहले ही पाकिस्तान के ख़जाने को पहुंचा चुके हैं। हमारे और आपके जेबों पर वो डाका पड़ चुका है। और अभी रिसेंटली जो उन्होंने बाइंग की है उसके ज़रिए मज़ीद कोई 15-20 अरब रुपए का टीका इन्होंने और लगाया है। तो ये जो 122 अरब था वो 140 अरब से क्रॉस कर गया है और वो बोझ मुझ पे पड़ेगा, आप पे पड़ेगा, इस पाकिस्तान के हर आदमी पे पड़ेगा। ये गलत फ़ैसले करते हैं, ये माफियाज़ को सपोर्ट करते हैं, ये अपने जो बैनुल-अक़वामी जुगादरी हैं, इनके जो ATMs हैं इनकी, उनको फ़ायदे पहुंचाने के लिए फ़ैसले करते हैं। तो ये फ़ैसले करने के बाद जो नुकसान हो रहा है वो नुकसान इस मुल्क के लोग उठा रहे हैं, उनकी जेबों में पड़ रहा है। तो तकरीबन ये 140 अरब रुपए का डाका पड़ चुका। अब आपको याद होगा कि पिछली मरतबा जब गैस का बहरान पैदा हुआ तो इन्होंने कहा जी उसकी ज़िम्मेदार सिंध हुकूमत है। क्यों ज़िम्मेदार है? कि जी स्वीट सदर्न गैस कंपनी ने इनसे एक वो 17 किलोमीटर की लाइन बिछानी है और उसकी परमिशन ये नहीं दे रहे हैं, इसलिए जो गैस का बहरान मुल्क में है उसकी ज़िम्मेदारी हम पर है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ना सिर्फ ये कि वो परमिशन उनको मिल गई, ना सिर्फ ये कि वो लाइन जो डलनी थी वो डल चुकी, वो मुकम्मल हो गई, आज भी पूरे मुल्क में बशमूल कराची के लोग गैस के बहरान का शिकार हैं। मुझे आपके घरों का नहीं पता, मेरे घर पे तो गैस नहीं आ रही सही से।
और जिन 2-4 लोगों से और से बात हुई सब यही कह रहे हैं कि उनके घरों में भी गैस नहीं आ रही। ये मैं आपको कराची का हाल बता रहा हूँ, और कराची से आगे चले जाएं तो ज़्यादा बुरा हाल है। वहाँ पर सर्दियाँ जहाँ पर शदीद हैं वहाँ तो गैस की ज़्यादा ज़रूरत है। लोग पानी गर्म नहीं कर पा रहे हैं, लोग खाना नहीं बना पा रहे हैं, नाश्ता नहीं दे पा रहे हैं अपने बच्चों को, और सिर्फ इन नालायक और नाइल हुक्मरानों की वजह से। ये पहले जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर डालते थे, भाई आज तो लाइन डली हुई है आपके पास। आज इन्होंने जो ये कार्गोज मंगाने थे LNG के, अब मुझे जो बताया गया है इतने महंगे कार्गोज दुनिया में किसी ने नहीं लिए जो रेट इनके पास आए। दुनिया में कोई तकरीबन 39% जो है वो ब्रेंट प्राइस के ये इनको मिले, जो इनको कोड हुई है प्राइसेस। इन्होंने पहले ऑर्डर डिले किए, कुछ जनवरी के शुरू के लिए तो इनके पास कोई ऑर्डर आया ही नहीं, कोई सप्लायर ही नहीं आया। फिर उन्होंने इमरजेंसी में दिए, फिर वो बहुत महंगे आ गए। आज भी इनके पास जितनी रिक्वायरमेंट LNG की है वो ये प्रोक्योर नहीं कर सके हैं, और अगर ये करेंगे तो बहुत महंगी कीमतों पर करेंगे, और उसका असर इस मुल्क के गरीब लोगों की जेबों पर पड़ेगा। उसकी वजह से आपको बिजली जो मिलती है वो महंगी होगी, और हमारे बिलों में हर साल हर महीने फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस लग कर आते हैं, और वो हर महीने जो फ्यूल ये लेते हैं बिजली बनाने के लिए, जब वो महंगा होता है तो वो आपके बिजली के बिलों में ऐड हो जाता है। इन नालायकों की वजह से, इन चोरों डाकुओं की वजह से जो वफाकी हुकूमत का निज़ाम चला रहे हैं, वो आपके और हमारे जेबों पर डाके जिस तरह इन्होंने आटे की वजह से डाले, इन्होंने दवाओं की कीमतों में इजाफा करके डाले, इन्होंने चीनी की कीमतों में इजाफा करके डाला, इन्होंने डॉलर को महंगा करके डाला। आज भी अंडा हो, मुर्गी हो, दाल हो, सब्ज़ी हो, जिसकी कीमत उठाकर देख लें उसकी कीमत आसमान पे जा रही है। और वज़ीर आज़म साहब नोटिस लेते हैं और उसके बाद कीमतें और बढ़ जाती हैं। वज़ीर आज़म साहब कमीशन बनाते हैं, उसके बाद कीमतें और बढ़ जाती हैं। कमीशन की रिपोर्ट आती है, उसके बाद कीमतें और बढ़ जाती हैं। उसका फॉरेंसिक होता है, कीमतें और बढ़ जाती हैं। तो ये इस कदर नालायक हैं कि ये जब कोई कदम उठाते हैं और ये कहते हैं कि जब हम चीज़ों को ठीक करेंगे, ये बेड़ा गर्क करते हैं। तो मैं तो गुजारिश करूँगा कि खुदा के वास्ते कुछ मत करो, कुछ मत करो, चुप करके बैठे रहो, जान छोड़ो इस मुल्क के लोगों की, ताकि इस मुल्क के लोग जीने के काबिल हों। गुर्बत की लकीर से लोग नीचे चले गए हैं। नौकरियां उन्होंने 1 करोड़ देनी थी, निकाल दिए 10,000 स्टील मिल से लोग, PIA से लोग निकाल रहे हैं, रेडियो पाकिस्तान से लोग निकाल दिए, PTV से लोग निकाल दिए, PTV से लोगों को निकाल रहे हैं। मुआशी हालत ख़राब होने की वजह से लाखों लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए हैं। घर जो देना चाह रहे थे घर तोड़ने शुरू किए हुए हैं। तो ये जो इक़दामात इन्होंने किए हैं अपने दावों के, वादों के, मतलब कोई 400% जो है उसके बरक्स जाकर उन्होंने किए हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लोगों ने जितना इस हुकूमत के होते हुए तकलीफ़ें उठाई हैं, शायद किसी और माजी की हुकूमत में इतना मुश्किलात उनको उठानी पड़ी हों। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी कोविड-19 से भी जान छुड़ाए, कोविड-18 से भी जान छुड़ाए। जी काई साहब, एक मिनट काई साहब पूछिए। आपने अमीना मिर्ज़ा के साथ मीटिंग का जिक्र किया, तो उसमें जो मिनट्स बने थे, क्या वो आपसे उन्होंने अप्रूव नहीं कराया कि उस हवाले से उन्होंने जो रिपोर्ट जमा कराई है? इसके साथ वफाकी हुकूमत ये कह रही है कि NFC के हवाले से रकम हमने दी है सूबों को, और सूबे जो है वो कहाँ खर्च कर रहे हैं इसकी जब मॉनिटरिंग करेंगे, और वो अपनी जो पैदावार है बहुत कम है, वफाक उनको ज़्यादा पैसे दे रहे हैं और वो उनके हवाले से बात कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि साहब भी बहुत अच्छा काम कर रहा है, वो कह रहे हैं कि पैसा सूबे जो है वो कमानी है। देखिए, पहली बात जो आपने मिनट्स की कही, जैसे ही वो रिपोर्ट पेश हुई CCI में, हमने उनको बाकायदा ख़त लिखकर आगाह कर दिया कि आपने जो रिपोर्ट पेश की है वो दुरुस्त नहीं है। जो मैंने अभी आपको बताया कि CCI के जो मिनट्स आए, जो फ़ैसला उन्होंने दिखाया, उसको चैलेंज करने का फ़ैसला भी हम कर चुके हैं और CM साहब ने इसकी भी अप्रूवल दे दी हुई है। जो दूसरी बात आप कर रहे हैं कि NFC में जो पैसे सूबों को मिलते हैं उसका हिसाब किताब ये लेंगे। देखिए, मैं आपको कहता हूँ ना, ये नालायक हैं, नाअहल हैं, ये अक्ल व शऊर से तो पैदल हैं, इनको आइन और कानून का भी कुछ नहीं पता। ये जो तासुर इन नालायकों के अंदर है कि वफाकी हुकूमत सूबों को पालती है, ये गलत है। सूबे वफाक को पालते हैं, सूबों की वजह से इस्लामाबाद की हुकूमत चलती है।
सूबे कमाते हैं तो इस्लामाबाद चलता है, इनके वफाकी इदारे चलते हैं। अगर ये सूबों को पैसे देते हैं तो ये एहसान नहीं करते हैं। सूबे वफाक को पैसे देकर इस्लामाबाद पर एहसान करते हैं। ये तासुर ये दिमाग से निकाल दें। ये पैसा कोई इनकी ज़ाती जागीर नहीं है। ये मुल्क में जो लोग हैं, जो सूबे हैं, उनकी कमाई है और उस पर ये चलते हैं। तो इनको बिल्कुल, अगर ये समझते हैं कि जी हिसाब होना चाहिए, तो हिसाब का मैकेनिज़्म बना हुआ है। असम्बलियों के सामने बजट पेश होते हैं, क्वार्टरली रिपोर्ट्स बनती हैं, एनएफसी की रिपोर्ट बनती है। और इन्होंने जितने वादे किए सूबों से, जितना ये ऐलान करते हैं, और आपको पता है कि ये टारगेट सेट करते हैं हर साल। एफबीआर अपना टारगेट सेट करती है। वफाकी हुकूमत हर साल बजट में बताती है कि जी हम इतने हज़ार अरब रुपए इस साल इकट्ठे करेंगे। फिर उन पैसों को फार्मूले के तहत सूबों को बताया जाता है कि जी इतने पैसे हम सूबों को देंगे। जब से ये नालायक आए हैं, ये नाअहल आए हैं, ये सिलेक्टेड आए हैं, एफबीआर ने, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि पिछले साल के मुकाबले में कम पैसे इकट्ठे किए हों। ये एजाज़ भी पाकिस्तान को इस नालायक इमरान खान की हुकूमत में नसीब हुआ है, मिला है कि पैसे कम इकट्ठे हुए। उसकी वजह से सूबों को पैसे कम मिलते हैं। सूबों को जब पैसे कम मिलते हैं तो हमारा जो बजट बनता है, इनके दावों, इनके वादों को सामने रखकर जो बनाते हैं, वो बजट डिस्टर्ब होता है। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि सूबे अपना जो रेवेन्यू है वो कलेक्ट नहीं करते हैं। मैं दावा कर रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं फिगर से आपको बता सकता हूँ कि सिंध रेवेन्यू बोर्ड पाकिस्तान का वो वाहिद इदारा है जो जब से बना है उसने अपने टारगेट्स मीट किए हैं। हम तो वफाकी हुकूमत को ये कह रहे हैं कि जो सेल्स टैक्स ऑन गुड्स है, जो एफबीआर कलेक्ट करता है, वो आपसे कलेक्ट नहीं होता है। इसकी कलेक्शन आप एसआरबी को दें। हम ना सिर्फ ये कि आपका टारगेट पूरा करके देंगे, बल्कि टारगेट से ज़्यादा रिकवर करके देंगे। तो सूबा सिंध ने अपना जो रेवेन्यू है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाया है। अगर आप मवाजना करना चाहते हैं, पंजाब से कर लीजिए। पंजाब हमसे बहुत बड़ा है ना, हमसे कम कलेक्ट कर रहा है पंजाब, KPK कम कर रहा है, बलूचिस्तान कम कर रहा है। तो सूबा सिंध की हद तक जहाँ अल्लाह ताला ने हमें इन्हें नालायकों से बचाया हुआ है, वहाँ हम बेहतर कलेक्शन कर रहे हैं। एक सेकंड ज़रा संजय कर रहे हैं। देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता आया हूँ और ये बात लोग समझते हैं कि जो बच्चे तालीम हासिल करते हैं क्लासरूम में जाकर, उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। कोई नेमुल बदल नहीं है कि अगर बच्चे स्कूल ना जाएं तो किसी और तरह से उसी तरह की तालीम हम इनको देने में कामयाब हो जाएंगे। पॉसिबल नहीं, हो नहीं रहा है, कहीं पे भी नहीं हो रहा। हमारे मुल्क में, हमारे पास तो कभी ये तसव्वुर भी नहीं था कि वक्त ऐसा आ जाएगा कि स्कूल इतने लंबे अरसे के लिए बंद हो जाएंगे और हम ये अल्टरनेट ऑप्शंस की तरफ चले जाएंगे कि बच्चों को ऑनलाइन तालीम देने का सिलसिला शुरू करें। ये मजबूरी की हालत में एक सिलसिला शुरू किया गया। और चूँकि हमारे मुल्क में कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर इंटरनेट की सहूलत मुयस्सर नहीं है। हमारे यहाँ बहुत बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स ऐसी फैमिली से आते हैं जिनके पास वो गैजेट्स नहीं हैं जिसके ज़रिए वो ऑनलाइन तालीम हासिल कर सकें। लिहाजा हमने मल्टीपल ऑप्शंस अडॉप्ट किए हैं। एक ऑनलाइन क्लासेस का है, एक माइक्रोसॉफ्ट के ताउन से वर्चुअल क्लासेस का है, एक हम टीवी चैनल्स के ज़रिए शुरू कर रहे हैं, एक हम FM रेडियो के ज़रिए शुरू कर रहे हैं। अब ये सारी चीज़ें भी अगर हम कर लें ना, देखें अभी तो मैं आपको कह रहा हूँ कि हम यही चीज़ें कर रहे हैं, अगर हम ये सारा कर भी लें तब भी 100% बच्चों तक हमारी पहुंच नहीं होगी और हम उनको तालीम उस तरह की नहीं दे सकेंगे जो स्कूलों में हासिल कर सकते हैं। तो ये एक मजबूरी वाला रास्ता है जो हमने इख्तियार किया है। नाकाम आप इस तरह से कहेंगे, अगर मैं ये कहूँ कि हमने ये 100% कर लेना है और बच्चे भले स्कूल ना जाएँ तालीम हासिल कर लेंगे, तो फिर आप कहेंगे कि नाकाम है। मैं तो मान रहा हूँ कि ये रास्ता नहीं है। हमने बहालत मजबूरी शुरू किया है। कोशिश हम कर रहे हैं कि मैक्सिमम रीच हमारी हो। हम 50% लोगों तो बच्चों तक अगर पहुँच जाएंगे तो मैं समझता हूँ ये बड़ा नंबर होगा, बड़ा नंबर होगा। इन विच में बाय इलेक्शन जेके अचनि थियूं, पीपल्स पार्टी इन ज़िमनी चूंड में हिसो वठंदी या न वठंदी,
सेनेट के ट्रिब्यूनल का अॻु में इस्तीफ़ा ॾींदा हुआ या बाद में कहिड़ो फ़ैसिलो थियो? देखें, ये तो फैसला हुआ पीडीएम में कि तमाम जो अपोजिशन के अरकान हैं असम्बलीज़ में, वो अपनी क़यादत को अपने इस्तीफ़े जमा करवाएंगे। हमें कहा गया, हमें हिदायत मिली और सूबा सिंध की असम्बली के तमाम मेंबरान ने अपनी क़यादत को अपने इस्तीफ़े पेश कर दिए हैं। अब वो इस्तीफ़े इस्तेमाल कब होने हैं, इसका फ़ैसला क़यादत ने करना है। जहाँ तक बाई इलेक्शन की बात है, बाई इलेक्शंस एक आइनी तकाज़ा हैं जो होने चाहिए, बल्कि ताख़ीर हुई, इसमें पहले हो जाने चाहिए थे। अब अगर इंतखाबात हो रहे हैं और अभी तो चूँकि एक जगह तो डेट आ गई है नॉमिनेशन की, तो वो हमारा कैंडिडेट ऑलरेडी है, बाकी के नॉमिनेशंस अभी होने हैं। ये फ़ैसला भी ज़ाहिर है कि पीडीएम ने करना है, पार्टी क़यादत ने करना है। लेकिन मेरी राय में वहाँ हमें इलेक्शंस अगर हो रहे हैं तो हमें हिस्सा लेना चाहिए। करने के लिए कि पीटीआई की हुकूमत नाकाम है और उसके कैंडिडेट्स को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, और अगर वहाँ से अपोजिशन के कैंडिडेट्स बड़े भारी मार्जिन से जीतते हैं तो ये भी लोगों का हुकूमत पर अदम एतमाद का एक बहुत बड़ी अलामत है। ये वो नहीं है जो कहते थे पाकिस्तान में सी क्लास का, पता नहीं सी कैटेगरी का कोरोना, ये तो खुद कहते थे। ये तो वो लोग हैं जो कोरोना को मानते ही नहीं है। इनका वज़ीर आज़म कहता था ये पता नहीं फ्लू है, कुछ भी नहीं है, परेशान मत हो, और ये जी रहे। हम सबसे ज़्यादा एहतियात भी करते हैं, और अगर हमारे जलसे हुए हैं तो कराची के जलसा, क्योंकि मुझे पता है हमने 1 लाख से ज़्यादा मास्क तकसीम किए, हमने रैली की, वो 10,000 से ज़्यादा हमने मास्क तकसीम किए। अगर हम लाड़काना में भी इवेंट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला लाखों के हिसाब से हम मास्क को तकसीम करेंगे, और कोशिश होती है कि लोगों को SOP पर बरामद करवाएँ। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ अपोजिशन की एक्टिविटीज़ को रोक देने से कोरोना को रोकने में कामयाब हो जाएंगे, या तो वज़ीर आज़म साहब ने बाकी तमाम चीज़ें बंद कर दी होगी कि ये कोरोना को फैलने का सबब बन रही है, तो फिर अगर वो अपोजिशन से कहते तो अखलाकी तौर पर कुछ जवाब उनके पास था। लेकिन इस वज़ीर आज़म के पास तो अखलाकी तौर पर ये कहने का जवाब इसलिए नहीं है कि इनको खुद कोरोना पर यकीन नहीं था, नंबर 1। दूसरा ये कि आज भी इस मुल्क में दीगर तमाम एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो एज यूजुअल हो रही हैं। वज़ीर आज़म कहता है कि मैंने बंद कुछ नहीं करना, सिर्फ मुझे अपोजिशन के जलसे बंद करने, अपने जलसे भी बंद नहीं करने, अपना हर काम जो वो कर रहे हैं, जो वायलेशन हो रही है SOP की, सब कर सकते हैं। लेकिन अगर पीडीएम के जलसे होंगे तो इनको जो है वो कोरोना याद आ जाता है। तो ये कोरोना का डर नहीं है, इनको अपनी हुकूमत जाने का डर है, इसलिए ये सब अपीलें करते फिर रहे हैं। और ये खुरम तो बेचारे यार वैसे ही परेशान लोग हैं, डिस्टर्ब हैं, इनको अंदाज़ा है, इनको पता है कि इनका चल चलाओ, तो कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से कोई काम करके रोक लें। बीबी की बरसी है, देखें अगर कोई ना भी मना रहा होता तो उस हालत में भी लाखों लोग उनकी मज़ार पे जाते, हाज़िरी देते। अच्छा सईद भाई, ये वादों की आपने बात की, वफाकी हुकूमत की, आज अली जरी साहब ने एक और ट्वीट किया, कराची वालों को तोहफे की बात कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब की 50 फ्लाइट टेंडर्स आ रहे हैं, इस पर भी कुछ वसूल लेगा। दूसरा ये कि महकमा लेबर की जानिब से एक और कानून साजी की जा रही थी, तैयारी की जा रही थी, मुसव्वदा तैयार किया गया, जो घरों में मुलाजमीन होते हैं इनकी यूनियन के हवाले से। ये मामला कहाँ तक पहुँचा? हमारी इत्तलात के मुताबिक ये असम्बली वज़ीर आला सिंध तक पहुँची, इसमें आगे क्या फर्दर इसमें अपडेट्स हैं? देखिए, कराची में जितने मंसूबे इस वक्त तक चल रहे हैं वो तमाम के तमाम नवाज शरीफ के दौर के शुरू हैं, और उसका क्रेडिट ये नालायक और नायल लेते रहें, चाहे ग्रीन बस हो या सड़कें जो कुछ बनी है वो हो। ये गालिबन जो फ्लाइट टेंडर्स वाला है, मेरा ख्याल ये भी शायद उन्हीं के पैकेज का हिस्सा था। अगर इसकी आप तहकीकात करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी, शायद वो बड़ी अच्छी चीज़ें भी आपके काम आएंगी, वो आपको काम आ जाएंगी। तो अभी तक कराची में इन्होंने कोई एक भी नया मंसूबा शुरू नहीं किया, एक ढेला इन्होंने खर्च नहीं किया 2.5 साल में। कमेटियाँ बार बार बनती हैं, ऐलानात बार बार होते हैं, लेकिन अमली तौर पर इन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया।
जो दूसरी बात आपने कही, लेबर डिपार्टमेंट बहुत सारी चीज़ों पे हमने काम शुरू किया हुआ है और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा काम है इंशाल्लाह ताला जनवरी में वो पहला कार्ड भी इशू करेंगे। हम एक मजदूर कार्ड देने जा रहे हैं, मजदूर कार्ड। अभी तो हम फिलहाल जो वर्कर्स हमारे पास रजिस्टर्ड हैं उनको देंगे, लेकिन उसके बाद इसको ओपन करेंगे सबके लिए। जो नॉन इनफॉर्मल सेक्टर में वर्कर्स काम करते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, वो भी ये कार्ड ले सकेंगे और सोशल सिक्योरिटी के जो बेनिफिट्स वर्कर्स को मिलते हैं वो सारे वो हासिल कर सकेंगे। क्योंकि मैं समझता हूँ बहुत बड़ा एक इनकलाबी एक काम होगा सिविल हुकूमत का, जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की हिदायत पर हमने शुरू किया और इंशाल्लाह ताला जनवरी में वो कार्ड हम देंगे। तो ये जो चीज़ें बता रहे हैं तो काफ़ी काम करेंगे। मदारिस के हवाले से पेशेंट हुआ था और फिर वो मौके पर थे कुछ वक्त के लिए, क्योंकि नासिर साहब क्या कह रहे थे कि आप मदारिस के निज़ामी के साथ इस पर बातचीत कर रहे हैं कोविड की वजह से कुछ बंद। देखिए, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, जब ये शफकत महमूद साहब ने तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान किया था, उसके साथ साथ मदारिस को भी बंद करने का ऐलान किया उसी वक्त। और उसके बाद दायरे के जो SOPs थी, जो चीज़ें थी, जिस तरह स्कूलों में इजाज़त थी कि वो बच्चों को किसी वक्त बुलाएँ, उनको अपना होमवर्क दे दें, SOPs को फॉलो करें, उसी तरह की सारी चीज़ें मदारिस के लिए भी थी। ये मुझे नहीं पता कि ये नोटिफिकेशन इस वक्त वापस हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन ये फैसला तो उसको हुआ था। और अगर आप निकाल के देखेंगे रिकॉर्ड में तो शफकत महमूद साहब ने इसका ऐलान किया है। जो शर्त है वो ख़त्म कयो वियो, उते सिंध हुकूमत छा मुख़्तलिफ़ हुन जे बयान डोमिसाइल जे हवाले सां ऐं हाणे सिंध हुकूमत छापी थी हुई तो शायद परेशान है। लेकिन क्योंकि ये मेरे इसमें डिपार्टमेंट के साथ मुतल्लिका नहीं है, लेकिन ये बात बिल्कुल डिस्कस हुई है मुतल्लिका हमारे जो डिपार्टमेंट उनके साथ। जो फैसला किया गया था तो वो बहुत ही अजीब है और बड़ी हैरत की बात है कि अगर आप सूबाए सिंध में भी सूबाए सिंध के स्टूडेंट्स को तरजीह नहीं देंगे और दीगर सूबों के लोग आकर यह तालीम हासिल करें मेडिकल की, वैसे आते रहें, आते हैं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो तालीमी इदारे जिन सूबों में, जिन शहरों में हैं, उन पर पहला हक वहाँ के लोकल लोगों का होता है, होना चाहिए। ये तो नहीं बात होती कि हमारा बच्चा जो कराची में रहता है वो अगर इनके मुताबिक उसका एडमिशन कहीं जाके चकवाल में हो जाए तो उसको आप चकवाल भेजेंगे, और झेलम वाला जो बेचारा है उसको आप कहेंगे तुम जाके लाड़काना में पढ़ो। अजीब सी एक उन्होंने पॉलिसी बनाई है, इस पर हम बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और इस पर हमने बात की भी है। ये बड़ी अजीब सी गैर मंतकी सी है कि उन्होंने पॉलिसी बनाई है, जो मैं समझता हूँ तालीम के मामले में पंजाब हमसे बहुत आगे है तालीम के मामले में। अब तक आपने इस शोबे में क्या नहीं अपनी अपनाई है और आगे मुस्तकबिल में आपकी क्या है? देखिए, काम तो उस पर काफ़ी कर रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से मुझे फरवरी के पहले हफ्ते में ये पोर्टफोलियो मिला और तीसरे हफ्ते में जो है वहाँ पर ये कोविड आ गया। इस वक्त तो हम सिर्फ कोविड से निकलने के चक्कर में लगे हुए हैं, लेकिन बहरहाल पॉलिसी हम बना रहे हैं और कोशिश हम कर रहे हैं कि तालीम में बेहतरी आ सके, लेकिन कोविड के होते हुए शायद हम बहुत ज़्यादा कर नहीं सकते।